जिनके कर्म बने अग्नि धर्मा, बन गए वही क्रांति प्रणेता। जन जन में जो चेतना भर दें, नवयुग की राह प्रशस्त कर दें। जो जीवन में सम दीपक समजल नित राह दिखाया करते हैं। इतिहास सदा उनकी ही युग युग तक गाथा गाया करते हैं। मित्रों, बंधुओं, साथियों और नौजवान विद्यार्थियों, प्रभात राय का आप सभी को अभिवादन। आज हम अपने YouTube चैनल पर एक महान क्रांतिकारी वीरांगना दुर्गा भाभी के महान व्यक्तित्व की विवेचना करेंगे। दुर्गा भाभी का नाम तो बहुत से भारतवासियों ने अवश्य सुना होगा, किंतु उनके क्रांतिकारी जिंदगी से और उनकी महान गतिविधियों के विषय में बहुत ही कम लोग जानकारी रखते हैं। 15 अक्टूबर 1999 को जब दुर्गा भाभी ने गाजियाबाद की एक कॉलोनी में अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया, तो उस कॉलोनी के अधिकतर लोग भी नहीं जानते थे कि उनके निकट ही जंग आज़ादी के एक महान योद्धा, एक महान वीरांगना का निवास बरसों से यहाँ पर रहा। जंग आज़ादी के सारे दौर में, संपूर्ण दौर में 1857 से लेकर अभी तक अनेक वीरांगनाओं ने अपने अप्रतिम अतुलनीय बहादुरी का शानदार प्रदर्शन किया। इन वीरांगनाओं में अग्रणी रही रानी झांसी, अवंतीबाई लोधी, बेगम हजरत महल, रानी चेन्नम्मा, अजीजन बाई आदि आदि अनेक महिलाएं जिन्होंने 1857 के संग्राम में एक अभूतपूर्व शानदार भूमिका का निर्वाह किया। इसी तरह भारत में कांग्रेस के द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, विजय लक्ष्मी पंडित और अरुणा आसिफ अली, राजकुमारी अमृत कौर आदि आदि अनेक महिलाओं ने अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया। भारत के क्रांतिकारी सशस्त्र संग्राम में भी मैडम भीकाजी कामा, कल्पना दत्त, सुशीला दीदी, प्रीतिलता वाडेकर आदि अनेक महान क्रांतिकारी महिलाएं अपनी शानदार भूमिकाओं के लिए जानी मानी गईं। इन्हीं महिलाओं की कतारों में एक रही वीरांगना दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी का नाम इसलिए भी बड़ा उल्लेखनीय है क्योंकि जब लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई सैंडर्स द्वारा और स्कॉट द्वारा, ये दोनों ब्रिटिश पुलिस के बड़े अधिकारी थे। इसके पश्चात सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने ये फैसला किया चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में कि उनको अब दंड देना चाहिए उन ब्रिटिश अफसरों को जिन्होंने लाला जी की इतनी निर्मम हत्या की है। तो उसके लिए भगत सिंह राजगुरु को चुना गया। क्योंकि सिख थे भगत सिंह, इसलिए उनकी पहचान हो गई और उनको लाहौर से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी हो गया। तो दुर्गा भाभी को इस काम के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने चुना कि वो उनकी पत्नी बनकर एक ब्रिटिश महिला का वेश धारण करें, क्योंकि भगत सिंह खुद भी बहुत खूबसूरत नौजवान थे और उनको भी एक ब्रिटिश अधिकारी का वेश धारण कराया गया। सर पर फेल्ट हैट, लंबा ओवरकोट, और वो बड़ी कामयाबी के साथ चले गए, कलकत्ता पहुंच गए बचकर, क्योंकि पुलिस की निगाह एक सिख क्रांतिकारी पर थी जिसका नाम भगत सिंह था उस वक्त। तो इस तरह से उनकी बड़ी अविस्मरणीय भूमिका है भगत सिंह का जीवन बचाने में, लाहौर में उनकी गिरफ्तारी को टालने में। वस्तुतः ये जो क्रांतिकारी है दुर्गा भाभी, इनका जन्म हुआ था कौशाम्बी जिले में, जो इलाहाबाद के निकट सिरातू तहसील थी। शहजादपुर गांव था। पंडित बांके बिहारी और यमुना देवी की पुत्री के रूप में दुर्गावती ने 7 अक्टूबर 1907 में जन्म लिया। पिता पंडित बांके बिहारी लाल इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर के पद पर तैनात थे। दुर्गावती केवल 10 माह की थी तो उनकी मां की अचानक मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, किंतु जल्दी बैरागी होकर संन्यास भी ले लिया। दुर्गावती का लालन पालन वस्तुतः उनकी बुआ ने किया था और क्लास 3 तक वो सिर्फ कक्षा में गई। उसके बाद उनकी पढ़ाई छुड़ा दी गई। वो दौर ही ऐसा था बाल विवाह का, और सिर्फ 11 साल की थी जब उनका विवाह
15 साल के भगवती चरण वोहरा से कर दिया गया। 4 साल बड़े थे करीब उनसे वो। इनका जन्म 1903 में हुआ था भगवती चरण वोहरा का, और दुर्गावती का जन्म हुआ था 1907 में। तो इस तरह 4 वर्ष का अंतर था। और वो शादी करके लाहौर आ गए, क्योंकि भगवती चरण वर्मा लाहौर में रहते थे और उनके पिता रेलवे विभाग के एक बड़े अधिकारी थे, जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर राय बहादुर का खिताब अता किया था। जब पिता को यह खिताब नवाजा गया तो उस समय छात्र जीवन में रहे भगवती चरण वोहरा बेहद नाराज हुए और अचानक घर छोड़कर चले गए। हालांकि फिर वो लौट आए। इस तरह से भगवती चरण वोहरा अपने क्रांतिकारी साथियों से 3-4 वर्ष बड़े थे, क्योंकि भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में, जिस वर्ष दुर्गा भाभी का जन्म हुआ था, और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 में हुआ था। तो 2-3 साल बड़े होने के कारण सभी क्रांतिकारियों से सिर्फ जयचंद्र विद्यालंकार इनसे बड़े थे, जो इनके प्रणेता भी थे, इनके अध्यापक भी थे। तो इनको सब क्रांतिकारी बड़ा भाई कहकर पुकारते थे। तो ये सब नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे। दुर्गा भाभी ने भी लाहौर आने के बाद अपनी पढ़ाई बाकायदा जारी रखी और वो भी नेशनल कॉलेज से स्नातक बनी। बाद में एक विद्यालय प्राध्यापिका भी बन गई। महान क्रांतिकारी स्वभाव और चरित्र के कारण दुर्गावती ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के आर्मी के क्रांतिकारियों की दुर्गा भाभी बनकर देश के क्रांतिकारी सशस्त्र स्वातंत्र संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सब कुछ अर्पित कर दिया। अपने पति भगवती चरण वोहरा को लाहौर के निकट रावी नदी के तट पर एक बम परीक्षण में अचानक हुए विस्फोट में शहादत हासिल हुई। बम बनाया जा रहा था भगत सिंह को छुड़ाने के लिए। भगत सिंह उस समय लाहौर जेल में थे और वो बोस्टन जेल में आते थे अपने साथियों से मिलने। तो क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि जब वो बोस्टन जेल में आए हैं लाहौर जेल से, तो उनको उसी वक्त बम फेंक कर सशस्त्र संग्राम द्वारा मुक्त कर लिया जाए। उसी बम का परीक्षण करने गए और रावी के तट पर भगवती चरण वोहरा अपने 2 साथियों के साथ वैशंपायन विश्वनाथ वैशंपायन और सुखदेव राज के साथ। सुखदेव और सुखदेव राज में फ़र्क है, कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं। सुखदेव तो उस समय गिरफ्तार हो चुके थे और लाहौर जेल में ही बनते भगत सिंह के साथ। तो दुर्गा भाभी की समस्त संपत्ति को भी, जिसमें कि उनके लाहौर में स्थित 3 मकान थे, इलाहाबाद शहर में 2 मकान थे उनके अपने, जो उनके पिता ने उन्हें दिए थे। लाहौर में उनके पति के मकान थे 3 ये, जो उनको बंटवारे में मिले थे पिता की मृत्यु के बाद। ये सब जब्त कर लिए गए थे। 1924 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में अध्ययन करते हुए भगवती चरण वोहरा गए देहरादून एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में। उनके साथ उनकी पत्नी दुर्गावती भी गई। वहीं उनका क्रांतिकारियों से परिचय हुआ, जो कि विभिन्न प्रांतों से देहरादून में आए थे। और यहीं से उनकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त मोड़ आया, जबकि करतार सिंह सराभा के जन्म दिवस मनाने में क्रांतिकारी एक जगह इकट्ठा हुए लाहौर में, और दुर्गावती ने भी ये कसम खाई कि वो अपना समस्त जीवन अब क्रांति के लिए, देश की आज़ादी के लिए अर्पित कर देंगे। इस संकल्प को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मरते दम तक दुर्गावती का क्रांतिकारी जीवन प्रारंभ हो गया इस तरह। तो जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि भगत सिंह को छुड़ाने में उनकी बड़ी भारी भूमिका थी। भगत सिंह को लाहौर से ले जाने में, छुड़ाने में तो भगवती चरण वोहरा की मृत्यु हो ही गई छुड़ाने के प्रयास में तो। और फिर भगत सिंह को सजाए मौत भी मिली सुखदेव राजगुरु के साथ। राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। हालांकि स्कॉट उस समय मौके पर नहीं मिला, तो उन्होंने सैंडर्स को मार दिया। तो भगवती चरण वोहरा वस्तुतः क्रांतिकारी पार्टी के, जो इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था, उसके बड़े सिद्धांतकार बनकर उभरे। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर भारत नौजवान सभा की भी स्थापना की, नौजवान भारत सभा की भी स्थापना की, और वो सांप्रदायिक एकता के लिए नौजवानों को क्रांति के लिए प्रेरित करने के लिए निरंतर कार्य करते रहे। इधर जयदेव विद्यालंकार नामक एक जो क्रांतिकारी थे, वो इनके साथी थे, इनके मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने एक गलत अफवाह फैलाई भगवती चरण वोहरा के बारे में कि इनके पिता राय बहादुर थे और ये कोई ब्रिटिश पुलिस का एजेंट है पार्टी के अंदर।
हालांकि ये बात एकदम गलत साबित हुई, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उन पर शुआ किया, लेकिन इसके बावजूद भी क्रांतिकारी लोग निरंतर उनके घर आते रहे। भगत सिंह ने जय जयचंद्र विद्यालंकार की बात को मानने से एकदम स्पष्ट इनकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि पूरा परिवार पूरी तरह समर्पित है। भगवती चरण वोहरा, उनकी पत्नी दुर्गावती, पूरी तरह से वो हर तरह से क्रांतिकारियों की मदद कर रहे हैं। हालांकि कुछ साथी झांसे में आ गए और इस तरह का शुबा, इस तरह का शक उन्होंने किया। तो 1928 से लेकर 1928 में बहुत सक्रिय थे। 1926 में, जैसे मैंने बताया, दुर्गा भाभी ने भी क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया। हालांकि भगवती चरण वोहरा तो बहुत ही नौजवानी से, जबकि वो मुश्किल से 16-17 साल के रहे होंगे, तभी से क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए थे। 8-9 सितंबर को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में जो एक बड़ी क्रांतिकारियों की सभा हुई, जिसमें सारे देश से क्रांतिकारी हुई, उसी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम जोड़कर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। इस मीटिंग में दुर्गा भाभी और भगवती चरण वोहरा ने भी शिरकत की थी। बहुत सारे साथी बंगाल से भी आए, बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, सभी जानते हैं इस बात को। कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, कोई यूपी से है, कोई आसाम से। तो इस तरह से ये क्रांतिकारी दल आगे बढ़ता है और एक नया रंग रूप लेता है, नया तेवर लेता है, जिसमें भगवती चरण वोहरा बड़े सिद्धांतकार बनकर उभरते हैं और दुर्गा भाभी एक बड़ा विशिष्ट किरदार निभाती हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो उसका भी प्रबल विरोध किया, जिसे हमने उल्लेख किया कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में ही लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बड़ा जुलूस निकाला गया था लाहौर में, जिसमें लाहौर में ही स्कॉट और सैंडर्स ने बड़ा ज़बरदस्त लाठी प्रहार किया। सर में चोटें आई लाला जी की और लाला जी शहीद हो गए। तो उसका बदला लेने के लिए ये सैंडर्स हत्याकांड हुआ, क्रांतिकारियों ने किया था। भगत सिंह पकड़े गए बम फेंकने में। जब पार्लियामेंट में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था तो दुर्गा भाभी ने ही उनको तिलक किया था जब वो बम फेंकने जा रहे थे। तो जिस तरह से कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये एक बड़ी ही महान परिवार की सदस्या रहीं भगवती चरण वोहरा के कारण। और जॉन सैंडर्स के कत्ल के बाद दुर्गा भाभी जब कलकत्ता पहुंची तो वहीं उनको सुशीला दीदी भी लेने आई। सुशीला दीदी की भी बड़ी भूमिका रही है क्रांतिकारी आंदोलन में। और प्रकाशो थी, जिसने बाद में विवाह किया यशपाल के साथ। ये 3-4 महिलाओं का बड़ा ही विशिष्ट रोल है। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्रांतिकारी वीरांगना दुर्गा भाभी पर। तो ये जो है बड़ा शानदार जीवन उन्होंने जिया। नेशनल कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अधिवेशन में वो शिरकत किया करते थे, दोनों पति पत्नी। और जतिननाथ दास के साथ और सत्येंद्रनाथ सान्याल के शिष्य थे वो जतिननाथ दास, जिनके साथ कलकत्ता में इनकी मुलाकात हुई थी। आज़ाद ने ज़बरदस्त इनको ट्रेनिंग दी, पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी थी, बम बनाने की ट्रेनिंग भी थी। और दोनों ही पति पत्नी बम बनाने में भी दीक्षित हुए। बमों का बड़ा पैमाने पर निर्माण करने के लिए आगरा, लाहौर, सहारनपुर, दिल्ली, अनेक स्थानों पर बम फैक्ट्रियों की स्थापना करने में भी बड़ी भारी भूमिका निभाई भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी ने। हालांकि दोनों एक अमीर परिवार से आए थे, लेकिन तन मन और धन से क्रांतिकारी संघर्ष में जुटे रहे और अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। जीवन भी, धन भी, तमाम जायदाद भी क्रांतिकारी आंदोलन के। ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलेंगे आपको क्रांतिकारी इतिहास में। 9 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब दिल्ली की ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पेश करने के विरोध में एक जोरदार धमाका करने के लिए 2 बम फेंके, तो बम धमाका अंजाम देने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपनी गिरफ्तारी दे दी गई। और हालांकि उनको इस बात के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को सजाए मौत दी गई। बहुत सारे क्रांतिकारी
बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े जा चुके थे, बम फैक्ट्रियां नष्ट हो गई थी। और एक और गांधी ने सबके विरोध में, महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा, कल्ट ऑफ द बम। इस गांधी के इस लेख के प्रति उत्तर में भगवती चरण वोरा ने एक पर्चा लिखा, फिलॉसफी ऑफ द बम, जिसको बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी साथियों ने, सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के साथियों ने देश भर में बांटा, प्रसारित किया। और सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जयदेव विद्या अलंकार, जैसे मैंने पहले ही उल्लेख किया, उन्होंने जयचंद्र नहीं, उनका नाम जयदेव विद्या अलंकार था। उन्होंने निराधार अफवाह फैलाई थी भगवती चरण वोरा के बारे में, लेकिन आज़ाद ने कुछ वक्त के लिए इस अफवाह पर भी यकीन किया। भगत सिंह ने नहीं किया था। 2 विश्वास पत्र साथियों को चंद्रशेखर आज़ाद, जो कमांडर इन चीफ थे क्रांतिकारी आंदोलन के और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, उन्होंने 2 विश्वास पात्र साथियों विश्वनाथ वैशंपायन और कमलापति को तहकीकात करने के लिए लाहौर भेजा कि सच्चाई मालूम करो कि इस अफवाह में सच्चाई क्या है। दोनों ने आज़ाद को आश्वस्त किया बहुत छानबीन के बाद कि बहुधा भगवती चरण वोरा के बारे में जो अफवाह है वो मनगढ़ंत झूठी है, और द्वेषपूर्वक जयचंद्र विद्या अलंकार ने इस अफवाह को फैलाया है। स्पेशल ट्रेन को बम उड़ा देने में भी भगवती चरण वोरा का बड़ा हाथ था। 1929 में ये घटना हुई, 23 दिसंबर 1929 की घटना है, जबकि भगवती चरण वोरा, यशपाल और अन्य साथियों ने एक स्पेशल ट्रेन को वायसराय की उड़ाने की कोशिश की। बम से, रिमोट कंट्रोल से बम लगाया गया था, लेकिन घने अंधेरों के कारणवश विस्फोट गलत स्थान पर अंजाम दिया गया और ब्रिटिश वायसराय तो इस बम विस्फोट में बाल बाल बच गए। किंतु बम विस्फोट में वायसराय के ट्रेन की पेंट्री कार उड़ गई। दूसरे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, जैसे हमने उल्लेख किया, मुकदमे चले, जिसके खर्चों के लिए दुर्गा भाभी ने अपने ससुर और पिता से प्राप्त 50,000 रुपये और सारे गहने दे दिए पार्टी को। सब कुछ दे दिया, हमने पहले उल्लेख किया, सब कुछ दे दिया उन्होंने। बाद में जब ये सब हो गया, पार्टी नष्ट हो गई, तो दुर्गा भाभी लखनऊ चली आई और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा विद्यालय खोला, बहुत ही शानदार विद्यालय, वो अभी तक चल रहा है। बाद में दुर्गा भाभी चली आई गाज़ियाबाद और बाद की ज़िंदगी उन्होंने गाज़ियाबाद में ही बिताई, और ये बड़ा ही तेजस्वी जीवन है जिसमें कि इनके साथियों को शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, कमलनाथ तिवारी, डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर गया प्रसाद, पंडित किशोरीलाल आदि क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास मिला और 3 साथियों को सजाए मौत दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अपनी माउजर पिस्तौल से ब्रिटिश पुलिस से संग्राम करते हुए शहादत उनको हासिल हुई थी। और ये माउजर भी दुर्गा भाभी ने ही उपलब्ध कराई थी। हथियारों को राजस्थान और मध्य प्रदेश के रजवाड़ों से खरीद कर लाने में दुर्गा भाभी बड़ी सिद्धहस्त थी। वो लगातार पार्टी को ऐसे आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराती थी और बड़ी भारी सहायता राशि भी देती थी। तो भाभी स्वयं भी तरह तरह के हथियारों को चला सकती थी। दुर्गा भाभी बमों का निर्माण कर सकती थी। पार्टी के सभी प्राय बड़े क्रांतिकारी लीडरों के शहीद हो जाने अथवा फांसी दे दिए जाने के बाद दुर्गा भाभी ने अपनी क्रांतिकारी सक्रियता को निरंतर जारी रखा। ये सबसे बड़ी बात है। सब पकड़े गए, सब मारे गए, लेकिन दुर्गा भाभी थकी नहीं, रुकी नहीं, निरंतर कार्यरत रहीं। ब्रिटिश पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए इनामी वारंट भी निकाले। कई बार इनाम घोषित हुआ उनके सर पर। जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने दुर्गा भाभी के लिए कई बार इनाम। वो लाहौर से फरार होकर बम्बई पहुंची, जहां दुर्गा भाभी ने 9 अक्टूबर 1931 को पंजाब के गवर्नर रहे, पूर्व गवर्नर रहे, जो बहुत ही जालिम था और बड़ा अत्याचारी था, हेली पर अपनी पिस्तौल से निशाना लगाया। पूर्व गवर्नर हेली तो बच गया, लेकिन उसका फौजी अंगरक्षक टेलर घायल हो गया, जख्मी हो गया। बम्बई पुलिस ने कमिश्नर पर गोली दागने के इल्जाम में दुर्गा भाभी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई से भी उनके वारंट निकले और उन पर इनाम घोषित किया मुंबई पुलिस ने। लाहौर पुलिस ने तो पहले ही किया था। मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी और यशपाल को गिरफ्तार भी किया गया। ब्रिटिश पुलिस द्वारा उनको 3 वर्षों तक जेल में रखा गया और बहुत कड़ी यातनाएं भी उनको दी गई दुर्गा भाभी को। जैसा कि क्रांतिकारियों को यातनाएं दी जाती थी,
वैसी यातनाएं दुर्गा भाभी को जेल के अंदर 3 वर्षों तक पुलिस, लेकिन सबूत नहीं मिल सके, कोई आई विटनेस नहीं मिल सका उस हत्याकांड का। जब गोली चली और वो टेलर घायल हुआ, फॉर्मर गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर हैली, तो उनको फिर आखिरकार ब्रिटिश पुलिस द्वारा, जज द्वारा रिहा कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने लाहौर से उनको जिला बदल रखा, क्योंकि उनका केंद्र तो लाहौर ही था गतिविधियों का। तो दिल्ली आकर कुछ वर्षों तक रही। दिल्ली में एक नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई, प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट भी बनी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस से रणनीतिक असहमति के चलते उन्होंने नेशनल कांग्रेस को आखिरकार छोड़ दिया। क्रांतिकारियों की बड़ी असहमति थी, मैंने पहले उल्लेख किया। कल्ट ऑफ बॉम्ब लिखा था गांधी ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध, तो उसका जवाब देते हुए भगवती चरण वोरा ने, दुर्गा भाभी के पति हैं, जो सिद्धांतकार भी थे, पार्टी के बड़े लर्नेड थे, बड़े एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड थे, वो फिर इस तरह से उनकी असहमति थी पहले से ही, लेकिन वो टैक्टिकली कांग्रेस में शामिल हुई थी। 1939 में मॉन्टेसरी टीचर की ट्रेनिंग लेने के लिए चेन्नई चली गई। हालांकि हाईली क्वालिफाइड थी, नेशनल कॉलेज से, मैंने पहले ही बताया, ग्रेजुएशन कर चुकी थी लाहौर के नेशनल कॉलेज से, जो लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। सन 1940 में लखनऊ में आ गई दुर्गा भाभी और 5 गरीबों के साथ, बच्चों के साथ एक प्राइमरी मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया। इस मॉन्टेसरी स्कूल के संचालन के लिए चेयरमैन बनाया गया रफ़ी अहमद किदवई को। क्रांतिकारियों के बड़े समर्थक थे रफ़ी अहमद की। कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे उल्लेखनीय हैं, जिनमें मोतीलाल नेहरू का नाम भी आता है, जो आज़ाद को निरंतर मदद करते थे आर्थिक, और मदन मोहन मालवीय का नाम। बहुत सारे क्रांतिकारी के मददगार थे कांग्रेस के अंदर। आप सारा इतिहास इस बात का गवाह है। तो रफ़ी अहमद किदवई को उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया। आचार्य नरेंद्र देव को, जो कि नेशनल कांग्रेस के बड़े लीडर होने के बावजूद क्रांतिकारियों से गहन सहानुभूति रखते थे, उनको चेयरमैन बनाया गया उस स्कूल का, लखनऊ में जो स्थापित किया था दुर्गा भाभी ने स्कूल। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दुर्गा भाभी के मॉन्टेसरी स्कूल में एक बार पधारे थे और उनको स्कूल के लिए आर्थिक मदद देने की पेश की थी, लेकिन नेहरू की इस पेशकश को दुर्गा भाभी ने सभी ने ठुकरा दिया, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ कोई अब ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहती थी। मैंने पहले ही बताया, वो कांग्रेस की तो एक दिल्ली की प्रेसिडेंट भी रही थी, लेकिन कांग्रेसियों के साथ उनके मूलतः मतभेद थे, क्योंकि वो जानती थी कि आज़ादी बिना सशस्त्र संग्राम के हासिल नहीं की जा सकती, ऐसा उनका यकीन था, सभी क्रांतिकारियों की तरह। तो बाद में राजनीति से सक्रिय होकर वो आज़ादी के बाद विमुख होगी, शैक्षणिक कार्यों में लगी रही जीवन भर। आखिरी दौर में भी दुर्गा भाभी अपनी ज़िंदगी के आखिरी वर्ष, मैंने बताया, गाजियाबाद में व्यतीत किए और 92 वर्ष की आयु तक वो जिंदा रहीं। 15 अक्टूबर 1999 को अपने महान गौरवपूर्ण अविस्मरणीय जीवन का उन्होंने अंतिम सांस लिया। अपने नश्वर शरीर को गाजियाबाद में ही उन्होंने त्यागा। इस तरह से हमने उस महान महिला के ऊपर बहुत ही संक्षेप में अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने साथियों के लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है, जो बहुत ही कम समय का है। इतना महान विशद और शानदार जीवन है, उस पर तो घंटों बात की जा सकती है। क्रांतिकारी संघर्ष में कितनी उनकी भूमिका थी, कितना बड़ा वो क्रांतिकारी संघर्ष था, जो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में फैशननाथ सान्याल ने स्थापना की थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में लड़ा गया। बाद में इस सारे संग्राम की क़यादत, इसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। और अधिकतर साथी या तो अंडमान की जेलों में उन्होंने ज़िंदगी बिताई, या फिर उन्होंने शहादत हासिल की, उनको फांसी के तख्तों पर लटका दिया गया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। क्रांतिकारी आंदोलन का स्मरण सदैव रहे, हमारे नौजवानों को सदैव से प्रेरणा मिले, तभी ये हिंदुस्तान की ज़िंदगी को, हिंदुस्तान के जीवन को शानदार बनाया जा सकेगा, समाजवादी सपनों को पूरा किया जा सकेगा, जिसमें ऊंच नीच, गैर बराबरी का खात्मा हो, जैसा कि संकल्प लिया था कभी दुर्गा भाभी और भगवती चरण वोरा ने सारे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, कि ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें आर्थिक समता भी होगी, इंसानियत भी होगी और जात पात का खात्मा होगा, धार्मिक संप्रदाय का, मजहबी संप्रदाय का संपूर्ण विनाश होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।